फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम आज एनसीईआरटी में पढ़ेंगे रीढ़ का स्रोत सूख गया। इससे पहले हमने बुकानन का विवरण और ये हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, और इसमें हमने काफी चीजें यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था जो पिछली वीडियो थी। और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे रीढ़ का स्रोत सूख गया। हमने काफी चीजें इसमें पढ़ी थी, महाराष्ट्र में और कैसे किसानों पे अत्याचार होते थे और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आप पिछली वीडियो जरूर जाके देखें। रीढ़ का स्रोत सूख गया ऐसा शुरू करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। 12th के अलावा ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, बार बार ये चीज आप लोगों से बताती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व के बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। ठीक है, जब तेजी चल रही थी, यहाँ पे रेट बढ़े हुए थे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन क्या हुआ, फिर से चालू हो गया। और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में क्या हो गया, धीरे धीरे गिरावट होती चली गई। ठीक है, महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार जब अब दीर्घावधिक यानी लंबे समय के लिए ऋण देने के लिए क्या हुए, उत्सुक नहीं रहे। जो उत्सुकता उनमें पहले थी, जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वह अब खत्म हो गई। उन्होंने यह देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है। फिर क्या हुआ, कपास की मांग घटती क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से कपास का उत्पादन शुरू हो गया। उन्होंने और अपना कार्य व्यवहार बंद करने और किसानों को अग्रिम राशियां, जो पहले राशि दी जाती थी, और बकाया ऋणों को वापस मांगने का क्या किया, उन्होंने निर्णय कर लिया। ठीक है, एक ओर तो ऋण का स्रोत जो था वो सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग भी बढ़ा दी गई, कर बढ़ा दिए गए, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 से 1830 के दशकों में किया गया। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था, क्योंकि 10 सालों के लिए बंदोबस्त हो रहा था। और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक यानी डबल कर दिया गया। भला बेचारे रैयत जो किसान थे, उस हालत में जब की कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत भी गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। ठीक है, और इसीलिए उन्हें क्या हुआ, एक बार फिर से ऋणदाता की ओर जाना पड़ा, और उन्होंने अब की बार क्या किया, ऋण देने से इनकार कर दिया। रैयत, अरे जी ये भी जरा सा हम पढ़ते चलेंगे, नेक्स्ट उस पे चलने पहले नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है, जो करजत तालुकों के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग। शाहूकार लोग काफी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूंकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा, अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए। उसने हमें हमें ये चीजें मिल जाती हैं, पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंधपत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती हैं वह नगदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी शाहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय वे हमें आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई भी रसीद भी नहीं देते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन ऋणदाता आपकी बार ऋण देने से इनकार कर दिया, और अब उसे रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में क्या था, विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि उत्पादन नहीं था और इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो उन्हें लगा कि अब तो ये जल्दी से ऋण वापस नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें देना बंद कर दिया। अन्याय का अनुभव, ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत जो थे समुदाय को बहुत गुस्सा आए। वे इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं, अथवा वे अपने जीवन को बचाने के ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि
वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि विश्वास रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। रैयत अपनी अर्जी में क्या शिकायत कर रहा है, ये सब चीजें हैं जो क्वेश्चन है आपके लिए। और जो 12th के बच्चे हैं, ऋणदाता द्वारा किसान ले जाएगी फसल उसके खाते में क्यों नहीं चढ़ाई जाती, किसानों को कोई रसीद क्यों नहीं दी जाती, यदि आप ऋणदारी इन बाहर क्या क्या कारण देती। ठीक है। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था। ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा दी जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। ठीक है। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं और दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज ले रखा था। तो क्या मतलब स्थिति थी कि 100 रुपए का मूलधन 100 रुपए दिया और उसके बाद ब्याज कितना लिया उस पे, बताइए, 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए ब्याज लिया। ठीक है। और अनेकानेक याचिकाकर्ताओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की। भाड़ा पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व जमीन गाड़ियां पशुधन देने के अलावा क्या था, कोई चारा ही नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर लिए खेती करने के लिए। उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था, यानी जो उसके अपने पशु होते थे उसके लिए भी उनको भाड़ा देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था और एक किरायानामा लिखना पड़ता था जिसमें वह साफ तौर पर कहा जाता था कि पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे और नीचे ऐसे ही दस्तावेज का नमूना लिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था और यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। ठीक है। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपको अपने लोहे के धुरों वाली गाड़ियां, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रति माह की दर से किराया यानी भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। ये दस्तावेज है। उन सभी वचनदाताओं की सूची बनाइए जो किसान इन दस्तावेजों को दे रहे हैं और ऐसा कोई दस्तावेज हमें किसान और ऋणदाता के बीच संबंधों के बारे में क्या बताता है। इससे किसान और बैल जो पहले उसी के थे बीच के संबंधों में क्या अंतर आएगा। रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खाते में धोखाधड़ी करने और कानून को धता बताने की शिकायत करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया। परिसीमन मतलब सीमा एक जो निर्धारित होती है। परिसीमन जो है पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे और इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता, न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता, उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। दक्कन दंगा आयोग की प्राप्त हुई याचिकाकर्ताओं में रैयत लोगों ने बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते। बंध पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे। किसानों की फसल निजी कीमतों पर ले जाते थे, यानी किसानों की जो फसल होती थी जाली आंकड़े भरते थे फर्जी और उसके बाद आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही क्या करते थे, वो कब्जा धीरे धीरे कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेज और बंधपत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए।
पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपनिवेशिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंधपत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए थी और वे विधि सम्मत होनी चाहिए थी। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है। समय के साथ साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ वह सब बंधपत्रों और दस्तावेजों की इस नई क्या है नई व्यवस्था के कारण ही है। हम ये भी पढ़ते चलेंगे कर्ज कैसे बढ़ते चले गए, इस बारे में हम जानेंगे। दक्कन दंगा आयोग को दी गई जो याचिका में एक रैयत ने स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली को कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंधपत्र के आधार पर 100 रुपए की रकम 3 अपने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बांड पास होने के तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि मिश्र धन के लिए एक अन्य बांड उसी ब्याज पर दर से लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बांड पास किया जाता। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपए की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपए 10 आना 3 पैसे हो जाता है। ठीक है। और उनसे दस्तावेजों का हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे। उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि वास्तव में किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी उनसे फर्जी जाली कागजात बनवा लिए जाते। अंगूठे के निशान या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं या उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। जो ऋणदाता थे बंधपत्रों में लिख देते थे, यानी उसमें क्या लिखा गया है वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता था क्या लिखा गया है और लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे बाद में फिर वो। मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें बहुत हालत बुरी थी। ऋण चाहिए था और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार ही नहीं होते थे। दक्कन दंगा आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इसे हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम में इस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। ठीक है। और एक रिपोर्ट तैयार की 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पेश की गई। यह रिपोर्ट उसे दक्कन दंगा रिपोर्ट भी कहा जाता है और इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज की दरों में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का क्या किया, संकलन किया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय, यानी ऐसे स्रोतों को देखते समय यह हमें फिर याद रखना होगा कि सरकारी वो स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्टें इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध करती हैं और हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, जो वृत्तांत हैं जो सरकारी नहीं है, विविध अभिलेख जो हैं यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता तक की क्या करनी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। काल रेखा देखेंगे 1765। ठीक है। 1765 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है। ठीक है।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप विनियमित करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। उसके बाद 1793, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में। 1800 का दशक जो था, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, ठीक है, कब किया गया पहला राजस्व बंदोबस्त, फर्स्ट वाला बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1818। 1820 का दशक, कृषि की कीमतें गिरने लगी। 1840 और 50 का दशक, बंबई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद 55-56 में संथालों की बगावत, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा, एग्जाम क्वेश्चन पीसीएस का दें चाहे किसी भी एग्जाम में दें, जो भी आपके ये हिस्ट्री को क्वेश्चन जिसमें भी आते हैं जीएस में, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, संथाल का विद्रोह, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो भी जरूर देखें आप। 1861 में कपास में तेजी का शुभारंभ शुरू हो गया और 1875 में दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत की, यानी किसानों का विद्रोह 1875 में शुरू हो गया। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।